अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जियोलॉजी। आज पीएमडीसी यूनिट का तीसरा लेक्चर है मेरा। मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हुए हैं जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है पीएमडीसी यूनिट नंबर 3 का जो सबसे पहला लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स। और फिर मैंने बताई थी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ये मेरा पहला टॉपिक था इस यूनिट का। फिर मैंने सेकंड लेक्चर अपलोड किया था, दैट वाज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी थी और एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी सारी चीज़ें थी वो आपको बता दी थी। आज हमारा तीसरा लेक्चर है हमारा इस यूनिट का, दैट इज़ प्रोटीन्स। चलें स्टार्ट करता हूँ। प्रोटीन्स, सबसे पहले नंबर पर प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है जिसका मतलब होता है प्राइम। इसका मतलब होता है प्राइम या फर्स्ट। अब सवाल ये पैदा होता है मैं इसे प्राइम या फर्स्ट क्यों बोलता हूँ। इसे प्राइम या फर्स्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारी बॉडी में तकरीबन हर एक चीज़ जो होती है वो प्रोटीन से ही मिलकर बनी हुई होती है। आप देखें, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक तकरीबन तमाम के तमाम चीज़ें प्रोटीन्स बनी हुई हैं। ये इसके बारे में ये लिखा जाता है कि प्रोटीन जो होता है दैट इज़ मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। रिमेंबर दैट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक हो गया। अगर मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूँगा तो वो क्या होगा, वाटर होगा। ये बात हमने याद रखनी है कि मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ वाटर, बट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट वुड बी प्रोटीन। दैट्स वाई हम प्रोटीन का नाम निकाला प्रोटीओस से, जिसका मतलब था प्राइम। अगर मैं बात करूं टेक्निकली तो ये बेसिकली 50% ऑफ द ड्राई मास ऑफ द सेल होता है। यानी अगर मैं सेल में से सारे का सारा वाटर एवेपोरेट कर दूं तो जो 50% हिस्सा बनेगा बचेगा वो सारे का सारा प्रोटीन होगा। अब प्रोटीन्स होती क्या हैं? दीज आर द बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। बैक्टीरिया में इसकी परसेंटेज कितनी पाई जाती है? 15%। और ममेलियन सेल में इसकी परसेंटेज पाई जाती है 18%। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं एमडी कैट के हवाले से ना। अब मैं बात करता हूँ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन। केमिकली प्रोटीन्स क्या होती हैं? तो केमिकली प्रोटीन्स जो होती हैं दीज आर द पॉलीमर्स। सारी की सारी प्रोटीन जो होती हैं दीज आर द पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स किसका होती हैं? अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर होती हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? तो हम बोलेंगे जी कि अमाइनो एसिड जो होते हैं दीज आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। ना, अब अगर आप गौर करें तो एक की डेफिनेशन दूसरे की डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। मीन्स दैट प्रोटीन्स क्या होती हैं तो आप बोलेंगे अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है। और अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं तो हम बोलते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो कि प्रोटीन्स को बनाते हैं हम उन्हें अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि दीवार क्या होती है तो आप बोलोगे जी ईंटों की कलेक्शन को दीवार बोलते हैं। मैं बोलूँगा कि ईंट क्या होती हैं तो आप बोलोगे कि दीवार जिस चीज़ से मिलकर बनी होती है हम उसे ईंट बोलते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कि अमाइनो एसिड आर फॉर्मिंग द प्रोटीन्स और प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द अमाइनो एसिड्स। ठीक हो गया। नाउ अब अमाइनो एसिड का हमने फार्मूला देखना है। फार्मूला क्या होता है अमाइनो एसिड का? अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या है? सबसे पहले नंबर पर ये देख लीजिएगा, ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। आप गौर करिएगा कि ये किसका स्ट्रक्चर है। आप बोलेंगे कि सर ये मीथेन का स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन है, एक जानिब हाइड्रोजन, दूसरी जानिब हाइड्रोजन, तीसरी जानिब, चौथी जानिब हाइड्रोजन। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ये कार्बन है, यहाँ पर भी 4 इसके बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है। एक जानिब मैं क्या करता हूँ, एक जानिब मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देता हूँ, जबकि दूसरी जानिब मैं अमाइनो ग्रुप लगा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं आर ग्रुप लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा जी। मैं इसको इलाबोरेट कर देता हूँ, आपको ये वाली बात समझ आ जाएगी कि कार्बन के एक जानिब कौन सा ग्रुप लगा हुआ है जी, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हम इसे क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलेंगे। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पर जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज़ अमाइनो ग्रुप। ठीक हो गया ना। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप होता है ना, अमाइनो ग्रुप, ये बेसिकली कौन सा ग्रुप होता है? ये बेसिक करैक्टर रखता है। ठीक है जी। इट इज़ जस्ट लाइक अ बेस। जबकि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना ये एसिडिक करैक्टर रखता है। ठीक हो गया। तो ये बात हमने याद रखनी है कि अमाइनो एसिड के अंदर कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये एसिडिक पार्ट होता है और ये जो अमाइनो ग्रुप होता है ये बेसिक पार्ट होता है। ठीक हो गया। अब ये चारों के चारों एलिमेंट्स क्या कौन कौन से? नंबर 1 अमाइनो ग्रुप, नंबर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नंबर 3 हाइड्रोजन, एंड नंबर 4 जो होगा ये कोई सा भी अल्काइल ग्रुप होगा।
इस कार्बन के चारों साइड पर मौजूद होंगे। दैट्स वाई मैं इस कार्बन को बोलूँगा अल्फ़ा कार्बन। ठीक हो गया ना। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो आर ग्रुप होता है ना, ये हर अमाइनो एसिड के अंदर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर मैं बात बताता चलूँ कि अमाइनो एसिड के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, दो रीजन्स होते हैं। नंबर वन, एक ये वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन होता है, और एक ये वाला रीजन होता है। ये वाला जो रीजन है इसको मैं बोलूँगा कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन क्यों? कांस्टेंट रीजन में इसे इस वजह से बोलूँगा क्योंकि ये हर अमाइनो एसिड के अंदर आपको मिलेगा। जबकि आर ग्रुप जो होगा मैं इसे बोलूँगा वेरिएबल रीजन। आई वुड नेम इट एज अ वेरिएबल रीजन। मैं इसे बोलूँगा वेरिएबल रीजन क्यों? क्योंकि हर अमाइनो एसिड के अंदर ये जो आर ग्रुप होगा ये चेंज हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हमने ये वाली बात समझनी है, आर ग्रुप के चेंज होने की बुनियाद पर हमारे पास 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। ये पेपर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि द टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड, दुनिया में कितने अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड हो चुके हैं, एंड दे आर फाउंड इन द सेल 170 टाइप्स। ठीक है, बट आउट ऑफ 170 टाइप्स ओनली 25 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। एंड अमंग 25 अमाइनो एसिड ओनली 20 टाइप्स ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं जी, प्रोटीन, ज़्यादातर प्रोटीन बनाती है। मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द बॉडी प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक हो गया। वैसे प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमाइनो एसिड इस्तेमाल हो सकते हैं? 25 टाइप्स। और वैसे अमाइनो एसिड्स कितने डिस्कवर हो चुके हैं? 170 टाइप। तो यहाँ पर आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि टोटल अमाइनो एसिड 170 टाइप्स हैं। अमंग 170 टाइप ओनली 25 टाइप्स प्रोटीन सेंसिस में इन्वॉल्व होते हैं। एंड अमंग 25 टाइप्स ओनली 20 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड होते हैं वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द बॉडी प्रोटीन्स बनाते हैं ना। अब ज़रा इस फॉर्मूले पर अगर आप गौर करें तो बच्चे जी, अमाइनो एसिड के अंदर बेसिक एलिमेंट 4 होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दीज आर द बेसिक एलिमेंट। इनके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं पाया जाता। हाँ, इसके अलावा सल्फ़र पाया जा सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड में से। और वो कौन से अमाइनो एसिड होते हैं? मिथियोनिन एंड सिस्टीन। सिस्टीन और मिथियोनिन कंटेन सल्फ़र। इन दोनों के अलावा हर अमाइनो एसिड के अंदर सिर्फ आपको यही 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक हो गया। और ये पेपर का एमसीक्यू भी है और ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको करवाया था ना। अब मैं बात करता हूँ कि इस आर ग्रुप की बुनियाद पर बच्चे जी, इस आर ग्रुप की बुनियाद पर हमारे पास जो अमाइनो एसिड हैं वो कौन कौन से हैं? चलो जी देखते जाओ। अगर आर ग्रुप मेरे पास सिर्फ हाइड्रोजन है तो ये अमाइनो एसिड कौन सा बन जाएगा? ग्लाइसिन। आप देखें ज़रा, आप ज़रा देखें कि यहाँ पर ये जो चीज़ आ रही है मेरे पास, कैसी चीज़ आ रही है? जस्ट लाइक मैं बात कर लेता हूँ। चलो ये देखिएगा ज़रा, अमाइनो एसिड का ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन कांस्टेंट है। सिर्फ आर ग्रुप की जगह पर हाइड्रोजन आ गई है। ठीक हो गया। यहाँ पर आर था, आर की जगह पर हाइड्रोजन आ गया, तो इस अमाइनो एसिड का ना क्या नाम हुआ? ग्लाइसिन। ये दुनिया का सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। इसको ज़रा ये वाली बात याद रखिएगा, दुनिया का सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। लेट मी हैव ये, the simplest amino acid of the world is ग्लाइसिन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है, बस। ठीक हो गया ना। अब आर ग्रुप में अगर CH3 आ जाएगा तो ये बन जाएगा एलेनिन। ये बात याद रखनी है, सेकंड सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ठीक है। अगर आर ग्रुप की बजाय यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। अगर आर ग्रुप क्या हो जाता है? स्ट्रेट चेन हो जाता है, तो ये अमाइनो एसिड और हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सरीन में स्ट्रेट चेन पाई जाती है। और इसी तरीके से आर ग्रुप एरोमेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक हो जाएगा तो इसका मतलब है कौन कौन से अमाइनो एसिड? जस्ट लाइक टायरोसिन, जस्ट लाइक एक और अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफान। और इसी तरीके से ये फिनाइल एलानिन, ये यहाँ पर बना हुआ है। तो
एरोमेटिक में क्या हो जाता है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, और अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है तो अमाइनो एसिड बदल जाएगा। जस्ट लाइक टायरोसिन इसकी एग्जांपल है, ट्रिप्टोफैन एग्जांपल है, फिनाइल एलानिन इसकी एग्जांपल है। इसी तरीके से आर ग्रुप क्या हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है। चार्ज ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो मिसाल के तौर पर ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, ये इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि लाइसिन एंड आर्जिनिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर लाइसिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है जी, ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है कि लाइसिन में यहाँ पर क्या चीज़ होती है जी, ये अमाइनो ग्रुप पाया जाता है, इसके ऊपर ये है। एक तो अमाइनो ग्रुप बेसिक है ना, जो कि बेसिक होगा अमाइनो एसिड का, ये वाला रीजन होगा, कांस्टेंट रीजन वाला होगा, और दूसरा ये है कि वेरिएबल रीजन में भी अमाइनो ग्रुप पाया जाएगा, ठीक हो गया। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आर ग्रुप हमारे पास अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके टाइप्स बदलती चली जा रही होती हैं, ठीक हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज़ पॉलीमराइजेशन। बच्चे पॉलीमराइजेशन क्या होती है, मैंने लफ्ज़ों को ना तोड़ के लिखा है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर्ज का मतलब होता है स्केलेटन। तो पॉलीमराइजेशन एक हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पर मैंने 2 अमाइनो एसिड लिखे हुए हैं। पहले तो आप वीडियो स्टॉप करके देखिएगा, क्या आप इन अमाइनो एसिड को पहचान सकते हैं? तो चलो ज़रा देख लेते हैं। ज़रा मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं बताने लगा हूँ, तो ज़रा गौर करिएगा कि जस्ट लाइक दिस, ये देखिएगा। अगर आप गौर करें तो ये वाला जो सारा स्ट्रक्चर है, ये और इस अमाइनो एसिड का ये वाला सारा स्ट्रक्चर, अगर आप गौर करें तो ये कॉमन ही है, ये दोनों सेम है, ठीक हो गया, ये दोनों सेम है। हाँ, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पर हाइड्रोजन में आ रहा है और यहाँ पर मिथाइल में आ रहा है। तो याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर बताया कि अगर हाइड्रोजन होगा तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा, ग्लाइसिन। और अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एलानिन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो ये ग्लाइसिन, मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है तो एलानिन। बाकी सारा जो सारा स्ट्रक्चर वो सिमिलर है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ ये चीज़, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। आप देख लें कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। आई बिलीव आपको बात समझ आ चुकी होगी ना। अब ये दोनों अमाइनो एसिड एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब ये सामने आते हैं, डू यू नो व्हाट हैपन्स, यहाँ पर ये वाली बात होती है कि हमारे पास एक अमाइनो एसिड में से OH और एक अमाइनो एसिड में से हाइड्रोजन निकलता है। यानी एन टर्मिनल में से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और हमारे पास एसिडिक जो पार्ट होगा अमाइनो एसिड का, वहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, ठीक हो गया। जब ये OH निकलता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम इसे बोलेंगे एक वाटर की सिंथेसिस हो चुकी है। नेगेटिव मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ से वाटर निकल रहा है। और इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगा, इस रिएक्शन को मैं बोलूँगा डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन। और ये मेरे इस यूनिट का सबसे पहला लेक्चर भी था, डिहाइड्रेशन, यहाँ पर मैं इसे बोलता हूँ कंडेंसेशन, ठीक हो गया। एंड आफ्टर द कंडेंसेशन क्या होता है जी, ये 2 अमाइनो एसिड आपस में क्या कर जाते हैं जी, ये 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं ना। अब ज़रा देखिएगा कि ये अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ गया है बाया दिस बॉन्ड। कैसे, ज़रा गौर करिएगा, यहाँ पर गौर करिएगा आप लोग, ये देखिएगा ना। अब ये जो कार्बन है ये किसके साथ आकर जुड़ गया है, इस नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पर देखें कि ये जो कार्बन है, ये जो नाइट्रोजन है, इस वाले बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ गए हैं, ठीक हो गया। कौन से बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ गए हैं, ये वाले बॉन्ड के ज़रिए से। तो बच्चे जी इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, दिस बॉन्ड इज़ नोन एज अ, ये जो बॉन्ड होता है मैं इस बॉन्ड को बोलता हूँ पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलूँगा, पेप्टाइड बॉन्ड बोलूँगा, ठीक है। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस पेप्टाइड बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं CN से। आप देख लें कि यहाँ पर C और यहाँ पर N आपस में जुड़ गए हैं, ठीक हो गया जी। मैं इसे बोलता हूँ पेप्टाइड बॉन्ड। बच्चे जी यहाँ पर पेपर में ना एक से ज़्यादा तरह के MCQs आते हैं। वो एक से ज़्यादा तरह के MCQs कौन कौन से आते हैं, ज़रा गौर करना है कि पेप्टाइड बॉन्ड की नेचर पूछी जाती है। तो आपने बताना है कि पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा होता है, ये कोवलेंट नेचर का होता है, ठीक हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड इज़ एक्चुअली अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक हो गया। ना तो ये आयनिक होता है, ना ही ये मेटालिक होता है, ना ही कोई और किस्म का बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक हो गया। ये चीज़ आ गई है जी ना। अब ज़रा आपने ये वाली बात गौर करनी है कि यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड, एक ये वाला अमाइनो एसिड और एक वाला अमाइनो एसिड, यानी ग्लाइसिन और एलानिन आपस में जुड़ गए हैं। जब ये आपस में जुड़ गए हैं तो क्या बन गया है, डाइपेप्टाइड। क्या बन गया है, डाइपेप्टाइड। और बच्चे जिस डाइपेप्टाइड का नाम क्या है, ग्लाइसल एलानिन।
आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर ग्लाइस कहाँ से निकला है, ग्लाइसिन से, और एलानिन कहाँ से निकला है, एलानिन। तो इन दोनों की जो कम्बिनेशन है हम इनको बोलते हैं ग्लाइसिल एलानिन, एंड दिस इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। बच्चे जी यहाँ पर पेपर में एमसीक्यू आता है, तो वो एमसीक्यू क्या होता है, पूछा जाता है कि एक पेप्टाइड बॉन्ड में कितने अमाइनो एसिड होते हैं। तो ज़रा गौर करिएगा कि डाईपेप्टाइड में हमारे पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 2 अमाइनो एसिड प्लस 1 पेप्टाइड बॉन्ड। तो याद रखिएगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड और 2 अमाइनो एसिड अगर आपस में मिलेंगे तो डाईपेप्टाइड होंगे। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है जी। ना बच्चे जी यहाँ पर पेपर में ना एक और एमसीक्यू आता है, तो वो एमसीक्यू ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं बात बताने लगा हूँ, गौर करिएगा कि यहाँ पर हमारे पास 2 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, 2 अमाइनो एसिड मिलते हैं, तो क्या बनता है जी, डाईपेप्टाइड बनता है। ऐसे ही है, डाईपेप्टाइड बन गया, और 2 अमाइनो एसिड के मिलने से डाईपेप्टाइड बनता है। तो इसमें कितने बॉन्ड बनते हैं, कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ओके ना, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर 10 अमाइनो एसिड्स अगर आपस में जुड़ेंगे तो बच्चे जी कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे जी, कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि 2 अमाइनो एसिड के मिलने से एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो बच्चे जी 10 अमाइनो एसिड के मिलने से कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, क्या आप बता सकते हैं। आप बोलोगे कि सर 10 अमाइनो एसिड के मिलने से कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। अब आप बोलोगे जी ये कैसे हैं, चलो जी ठीक हो गया जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। ठीक हो गया, चलो जी मैं इसको ज़रा अच्छे तरीके से बता देता हूँ। कैसे बता देता हूँ, तो चलो गौर करिएगा ज़रा कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, पाँचवा अमाइनो एसिड, छठा अमाइनो एसिड, सातवां अमाइनो एसिड, आठवां, नौवां और 10वां। तो ये 10 अमाइनो एसिड हो गए। अब 10 अमाइनो एसिड के दरमियान में यहाँ पर मैं पेप्टाइड बॉन्ड बनाता हूँ। तो ये लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आपको बात समझ आ गई है कि 10 अमाइनो एसिड में क्या होते हैं, 9 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है, इसको याद रखने का तरीका ये है, इसका फॉर्मूला बच्चे जी सिर्फ सिंपल है, आसान है। और वो क्या आसान फार्मूला है, दैट इज़ n-1 मीन्स एट n का मतलब क्या है, दैट इज़ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। बच्चे जी जितने अमाइनो एसिड का नंबर होगा उसमें से आपने एक माइनस कर देना है, तब आप क्या बन जाएंगे, उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर होंगे। ठीक हो गया, ये वाली बात समझ आ चुकी होगी ना। अब ज़रा गौर करिएगा, यहाँ पर एक और वाली बात पूछी जाती है, कहता है कि 10 अमाइनो एसिड, ज़रा गौर करिएगा, मैं इस स्टेटमेंट को रिपीट करने लगा हूँ। 2 अमाइनो एसिड मिले हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है, ऐसे ही है। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए होंगे, एक ही वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। आप देख लें यहाँ पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 10 अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हैं तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, बता सकते हैं आप। तो आप बताएंगे कि सर जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो जितने ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे। मतलब अगर हमारे पास 10 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं तो 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो 9 पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब पता क्या है कि 9 ही वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको नहीं समझ आया आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन इन प्रोटीन्स। हाँ जी, प्रोटीन्स के कितने स्ट्रक्चर्स हैं, हम इन्हें लेवल ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं, हम इन्हें डिग्री ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक हो गया ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं जी। चलो देख लीजिएगा, सबसे पहले नंबर पर सबसे पहले नंबर पर मैं बताता चलूँ कि प्रोटीन्स के कितने लेवल होते हैं। तो आप बोलोगे बच्चों जी कि प्रोटीन के 4 लेवल होते हैं। नंबर 1 पहला लेवल, जिसे मैं प्राइमरी लेवल बोलता हूँ। दूसरा आता है सेकेंडरी लेवल, तीसरा आता है टर्शरी लेवल, और चौथा होता है क्वाटरनरी लेवल। तो ये कितने लेवल्स होते हैं, 4 लेवल्स होते हैं। ठीक हो गया जी ना। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले नंबर पर मैं बात करता हूँ किसकी, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स का प्राइमरी लेवल क्या होता है बच्चे जी, प्रोटीन का प्राइमरी लेवल का करैक्टर क्या है। प्राइमरी लेवल का करैक्टर ये है कि यहाँ पर हमने एक ही चीज़ को देखना है, एंड दैट इज़ नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। यानी अमाइनो एसिड कितने जुड़े हुए हैं
प्लस और उनका सीक्वेंस क्या है। ठीक हो गया। नाउ कितने अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं और उनका सीक्वेंस क्या है, इस चीज़ को हम बोलते हैं, ये किसका करैक्टर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का करैक्टर है। और इसकी कन्फिगुरेशन क्या होती है, मतलब इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है लीनियर शेप होती है। ठीक है, लीनियर शेप ये देख लीजिएगा यहाँ पर, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड, चार, तो चार अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं और ये कौन सी शेप में आ गए हैं, ये लीनियर शेप में आ गया। ठीक हो गया। अब इनके दरमियान में बॉन्ड कौन सा होता है, इनके दरमियान में सिर्फ एक ही बॉन्ड नज़र आता है, दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड ओनली, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही नज़र आता है। और कौन कौन सी प्रोटीन इसको जस्टिफाई करती हैं, तो याद रखिएगा तकरीबन हर एक प्रोटीन के अंदर जो चेन होती है ना वो प्राइमरी लेवल की ही होती हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ अल्फ़ा एंड बीटा चेन ऑफ द इंसुलिन। बच्चे जी इंसुलिन जो होती है ना, इंसुलिन आप कह लें या हेमोग्लोबिन आप कह लें, उनकी जो चेंज होंगी ना अल्फ़ा और बीटा चेंज, वो बेसिकली प्राइमरी लेवल को ही जस्टिफाई कर रही होंगी। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ, कोई भी प्रोटीन प्राइमरी लेवल में नहीं पाई जाती, ये वाली बात याद रखिएगा, कोई भी प्रोटीन प्राइमरी लेवल में नहीं पाई जाती। हाँ, हम जब क्या करते हैं प्रोटीन को जूम इन करके देखते हैं तो तब हमें ये पता चलता है कि इसमें प्राइमरी लेवल एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये होता है कि जैसे ही प्रोटीन बनेगी तो वो प्राइमरी लेवल से अपने आप को चेंज कर लेंगी, या तो वो सेकेंडरी लेवल में आ जाएंगे या टर्शियरी या क्वाटरनरी में, लेकिन प्राइमरी में वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये वाली बात आपने याद रखनी है। लेकिन ये वाली बात भी याद रखनी है कि तमाम प्रोटीन्स के अंदर प्राइमरी लेवल जो होता है वो लाजमन पाया जा रहा होता है। कब पाया जाता है, जब हम उन्हें जूम इन करके देखते हैं। ठीक हो गया। नाउ अब हमारे पास आता है जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या चीज़ आती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इस लीनियर कन्फिगुरेशन की क्या हो जाती है, कॉइलिंग हो जाती है। आप ज़रा गौर करिएगा कि मैं इसके एक एंड को पकड़ूं और इसके एक एंड को पकड़ूं और दोनों एंड को पकड़ के मैं इसे क्या कर दूं, ट्विस्ट कर दूं, तो कॉइलिंग कर दूं या ट्विस्ट कर दूं, तो आपको नहीं लगता कि मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। समझ आई बात की। मैं इस बात को रिपीट करने लगा, मैंने इस एंड को पकड़ा, इस एंड को पकड़ा और मैंने इसको क्या कर दिया, कॉइल कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, कॉइलिंग कर दी, ट्विस्टिंग कर दी, तो मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ गया। अगर ये वाला स्ट्रक्चर आता है मैं इसे बोलता हूँ स्पाइरल या हेलिकल स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको कैसा नज़र आता है, स्पाइरल या हेलिकल नज़र आ रहा होता है। ठीक हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जिस तरह हम जो पेन यूज़ करते हैं ना, उसमें जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जो स्प्रिंग होता है, वो जो स्प्रिंग होता है ना हमारे पेन के अंदर, वो क्या होता है जी, दैट इज़ हेलिकल स्ट्रक्चर, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कराता है। बच्चे जी यहाँ पर ना एक एमसीक्यू आता है, वो एमसीक्यू क्या होता है ज़रा गौर करिएगा कि यहाँ पर एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड आते हैं। एक टर्न में हमारे पास आते हैं 3.6 अमाइनो एसिड इन ईच टर्न, एक टर्न में। ये बात याद रखनी है आपने कि वन टर्न ऑफ अल्फ़ा हेलिक्स कंटेन, अल्फ़ा हेलिक्स, मैं दोबारा बता देता हूँ, इसे मैं क्या बोलता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ अल्फ़ा हेलिक्स। ठीक है, तो अल्फ़ा हेलिक्स में एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक हो गया, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। ना इसमें कौन सी एग्जांपल आती है, कैराटिन आती है जी। जस्ट लाइक कि हमारे क्या कौन सी प्रोटीन है, हेयर लाइक प्रोटीन्स और नाखूनों के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं। इसी तरीके से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और भी स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, दैट इज़ आल्सो नोन एज द बीटा प्लेटेड शीट। बच्चे जी बीटा प्लेटेड शीट में अमाइनो एसिड्स कैसे अरेंज हो जाते हैं, ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पर अमाइनो एसिड अरेंज हुए थे स्पायरल फॉर्म में, जबकि बीटा प्लेटेड शीट में अमाइनो एसिड कैसे अरेंज हुए थे जी, अरेंज हो गए थे कैसे, ऐसे अरेंज हो गए। ठीक है, प्लेट्स लाइक अरेंज हो चुके थे, यानी एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ प्लेट्स की सूरत में आ गया था। इसने कोई हेलिकल शेप नहीं बनाई थी, इसने प्लेट्स बना ली थी। इसकी एग्जांपल है दैट इज़ सिल्क फाइबर। ठीक हो गया जी, ये चीज़ हमारे पास आती है। नाउ दिस इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद आता है जी टर्शरी स्ट्रक्चर। बच्चे जी टर्शरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर में हम बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ही क्या कर लेते हैं, सेल्फ कॉइलिंग कर लेते हैं, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर एक और लफ्ज़ लिखने लगा हूँ सेल्फ कॉइलिंग, या फिर मैं इसे बोलूँगा मल्टीपल फोल्डिंग। मैं इसे लिखने लगा हूँ मल्टीपल फोल्डिंग्स। आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक बड़ा सा स्प्रिंग है, आप इमेजिन करिए कि आपके पास ये एक बड़ा सा स्प्रिंग है। इमेजिन करिए आपने क्या कर दिया, इसी स्प्रिंग को इसी के ऊपर ही क्या कर दिया है जी, फोल्ड कर दिया है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है,
अब मैं इसको नीट करके डायग्राम को बना देता हूँ, तो नीट करके डायग्राम को बनाऊंगा तो ये बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर लिया बड़ा सा और उसको उसी के ऊपर ही सेल्फ कॉइलिंग या मल्टीपल फोल्डिंग करवा दी। तो बच्चे जी मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बन गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नोन एज अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। मैं इसे क्या बोलूँगा, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बोलूँगा। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन करके रखता है। तो आप बताएंगे कि सर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी फोर्सेस आ जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, आयनिक बॉन्डिंग आ जाती है और डाइसल्फाइड ब्रिजेस आ जाते हैं। तो ये तीनों जो फोर्सेस होती हैं ये आपको कहाँ पर मिल सकती हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर में आप मिल सकती हैं। कौन सी प्रोटीन इस स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करती है, तो आप बोलेंगे सर मायोग्लोबिन जो होता है वो इस स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर जो हमारे पास आता है, दैट इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है कि वी हैव एग्रीगेशन ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर्स, मीन्स दैट आपके पास ये टर्शरी स्ट्रक्चर था, आपने एक और टर्शरी स्ट्रक्चर लिया, आपने क्या कर दिया, इन दोनों टर्शरी स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ दिया। जब आप जोड़ देते हैं तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब इस चीज़ को ज़रा जस्टिफाई हम कैसे करते हैं, हमारे पास हेमोग्लोबिन। बच्चे जी हेमोग्लोबिन जो होता है ना ये एक हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट। ये कितनी चेन्स पर मोशन होती है, 4 चेन्स पर, जिसमें हमारे पास कौन सी 2 चेन्स आती हैं, हमारे पास आती हैं एक अल्फ़ा यानी 2 अल्फ़ा चेन, और कौन सी 2 चेन्स आती हैं हमारे पास, 2 बीटा चेन। ये बीटा चेन और ये बीटा चेन आ गई हैं। तो अगर आप गौर करें तो 4 चेन्स आपस में मिलती हैं और 4 चेन्स आपस में मिलकर क्या बना देती हैं, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देती हैं। बच्चे जी यहाँ पर पेपर में MCQ आता है कि हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम कितनी ग्लोबुलर प्रोटीन चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारे पास एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के लिए कितनी ग्लोबुलर प्रोटीन चाहिए। तो आप बताएंगे कि 1 क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नीड्स ओनली 2 ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी मिनिमम क्या चाहिए होता है, मिनिमम 2 ग्लोबुलर प्रोटीन चाहिए होती हैं ताकि क्वाटरनरी बन सकते हैं। 2 से ज़्यादा अगर हो जाए तो ठीक है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितनी होंगी ये चीज़ याद रखनी है, मिनिमम कितनी होंगी, ओनली 2। ठीक हो गया, ये चीज़ पूछी जाती है ना। अब यहाँ पर एक और बात पूछी जाती है, इनकी स्टेबिलिटी पूछी जाती है। तो याद रखिएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये वाली बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। बच्चे जी इसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लेके जाऊँ ना तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी जी। कैसे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है ना दैट इज़ लीस्ट स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल होता है। कैसे, ज़रा गौर करिएगा, एंजाइम्स आपने पढ़े होंगे जी, ठीक है ना, पढ़े हुए थे ना एंजाइम्स। जैसे कि हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ तो एंजाइम्स क्या कर गए हैं, डीनेचर हो गए हैं। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये क्या कर जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे ही मैं ज़रा से भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँगा तो ये सारी जो चेन्स है ना ये आपस में सेपरेट हो जाएंगी। जब सेपरेट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अगर मैं क्या करूँगा, फर्दर हीट प्रोवाइड करूँगा तो ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है ये ओपन हो जाएगा और किस में आ जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मैं और हीट प्रोवाइड करूँगा तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होकर कहाँ पर आ जाएगा, प्राइमरी में। तो मीन्स दैट सबसे आखिर में प्राइमरी स्ट्रक्चर टूटता है। दैट्स वाई हम इसे क्या बोल रहे होते हैं, हम इसे क्या बोल रहे होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेकेंड नंबर पर आएगा, टर्शरी नंबर पर, थर्ड नंबर पर, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल होता है। ये बात याद रखनी है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, ये लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद कम स्टेबल ये, फिर सबसे ये, और फिर ये। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास आता है जी। ठीक हो गया। यहाँ पर एक बात मैं दोबारा बताता चलूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी प्रोटीन होती है वो प्राइमरी प्रोटीन में नहीं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रांसलेशन होती है तो बच्चे जी क्या होता है, जैसे ही ट्रांसलेशन होती है तो क्या करती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है और प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या कर लेता है, अपने ही आपको फोल्ड कर लेता है। या तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ जाता है, यहाँ पे टर्शरी, यहाँ पे क्वाटरनरी में, लेकिन प्राइमरी में वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। ठीक हो गया, तो ये वाली बात आपने याद रखनी है ना। एक और बात मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आपको पेप्टाइड बॉन्ड भी मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेगा, आयनिक बॉन्ड भी मिलेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी मिलेगी। याद रखना पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा बॉन्ड तमाम प्रोटीन में होता है, तो आपने बताना है पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ना वो तमाम लेवल्स में आपको मिलेगा।
ठीक हो गया तमाम लेवल में। लेकिन जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं ये आपको कुछ ही लेवल्स में मिलेंगे, ये सेकेंडरी लेवल में भी मिल सकते हैं, बट इन केस अगर वहाँ पर सिस्टीन होगा तभी मिलेंगे, बाकियों में नहीं मिलेंगे। बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड मिल सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड मिल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस मिल सकते हैं जी। ठीक हो गया जी, ये चीज़ आपको मिल सकती हैं। ठीक हो गया, तो ये है हमारा स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ना अब हमने बात करनी है दैट इज़ इंसुलिन का स्ट्रक्चर। बच्चे जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में एमडी कैट में यहाँ पर एमसीक्यू आते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इंसुलिन क्या है। तो याद रखना इंसुलिन जो होती है ना दैट इज़ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स। हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब पता है क्या, कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। ठीक हो गया, मैंने लफ्ज़ों को स्प्लिट करके लिखा है ताकि आपको मतलब समझ आ जाए। हाइपो मीन लोअर एंड ग्लाइसेमिक मीन ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज लेवल को कम करने में किरदार अदा करता है। तो इंसुलिन क्या है, दैट इज़ हार्मोन। एक बात याद रखना कि दुनिया में जो सबसे पहली जो प्रोटीन जिसका स्ट्रक्चर डिटरमिन किया गया था दैट वाज द इंसुलिन। और ये किसने स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया था, दैट वाज डन बाय द फ्रेडरिक क्या नाम था इसका, क्या नाम, एफ सिंजर। हाँ जी, एफ सिंजर साइंटिस्ट था जिसने दुनिया में सबसे पहले प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमिन किया था और इसने दुनिया को बताया था। एक छोटी सी बात आपको बता दूं, एफ सिंजर उन साइंटिस्ट में से है जिनको 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक हो गया, ये चीज़ मैं आपको बता दूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एफ सिंजर ने बताया था कि हमारे पास क्या होता है कि इंसुलिन बेसिकली 2 चेन्स में पाया जाता है। एक होती है अल्फ़ा चेन और एक होती है बीटा चेन। बच्चे जी अल्फ़ा चेन में 21 अमाइनो एसिड होते हैं और बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक हो गया ना। अब मैं इसको चेन को ज़रा ड्रॉ करके बता दूं, एक रफ सा स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके बताने लगा हूँ। तो बच्चे जी ये है मेरे पास अल्फ़ा चेन और ये है मेरे पास बीटा चेन। बीटा चेन में चूंकि 30 अमाइनो एसिड है तो बीटा चेन लॉन्ग है। मैं इसे क्या बोल देता हूँ, अल्फ़ा चेन, और इसे मैं बोलता हूँ बीटा चेन। तो बच्चे जी अल्फ़ा चेन के अंदर ही एक जो बॉन्ड होता है मैं इसे बोलता हूँ डाइसल्फाइड। याद रखना इंसुलिन के अंदर टोटल कितने डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं, 3 डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। एक जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होता है वो अल्फ़ा और अल्फ़ा के दरमियान में होता है, यानी विद इन अल्फ़ा होता है। जबकि जो 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में होते हैं। तो ये मैंने दरमियान में ड्रॉ किए हैं, कहाँ पर, अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में, जस्ट लाइक दिस, एक अल्फ़ा और एक अल्फ़ा। ठीक है, तो दो डाइसल्फाइड ब्रिजेस अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में होते हैं, जबकि एक डाइसल्फाइड ब्रिजेस विद इन अल्फ़ा चेन ही होता है। ठीक हो गया, सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। नाउ अब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है जी। तो बच्चे जी याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हीमोग्लोबिन क्या होती है। आप बोलेंगे सर हीमोग्लोबिन जो होती है ना ये ऑक्सीजन या ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग प्रोटीन होती है। ठीक हो गया, हमने सेकेंड ईयर में भी ये जाकर पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन जो होती है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक हो गया ना। अब हीमोग्लोबिन में कितनी चेन्स होती हैं हमारे पास, हीमोग्लोबिन में हमारे पास 4 चेन्स होती हैं। ठीक हो गया, 4 चेन्स, और कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं टोटल, 574, यानी 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि कितनी चेन्स में अरेंज होते हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन में। अल्फ़ा चेन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 141। बीटा चेन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 140, बल्कि यहाँ पर आएगा 146। तो मैं यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ कि यहाँ पर कितने अमाइनो एसिड होते हैं। बीटा चेन कंटेन्स 146 अमाइनो एसिड। ठीक हो गया, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो बच्चे जी टोटल अमाइनो एसिड आ जाएंगे 574 अमाइनो एसिड। तो 141, 141, 146, 146, तो 574 अमाइनो एसिड आ जाएंगे। बच्चे जी यहाँ पर मैंने एक MCQ आपको बताना है, वो MCQ यहाँ से रिलेट करता है। मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, अगर मेरे पास 2 अमाइनो एसिड मिलते हैं तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, 10 अमाइनो एसिड मिलते हैं तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और मैंने इसका फॉर्मूला बताया था N-1। ना अब मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड है मेरे पास, इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड है। तो बताइएगा ज़रा इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे कि सर आपने फार्मूला बताया था एंड द फार्मूला वाज N-1। N-1 करेंगे तब हमारे पास हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर N क्या होगा, 51। तो मैं यहाँ पर करूँगा 51 - 1, तो ये कितने आ जाएंगे, 50। तो 50 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ठीक हो गया, याद रखना ये वाली बात यहाँ पर जो होती है, ये वाली बात यहाँ पर गलत साबित हो जाती है। क्यों गलत साबित हो जाती है, ये बात याद रखना कि ये जो N-1 वाला फॉर्मूला है ये कहाँ पर अप्लाई होता है, ये सिर्फ
ये सिर्फ लीनियर चेन में ही अप्लाई होता है जी। कहाँ पर अप्लाई होता है जी? लीनियर चेन यानी स्ट्रेट चेन वाली प्रोटीन्स में ही अप्लाई होता है। यहाँ पर जो हमारे पास मल्टीपल चेन्स आ चुकी हैं इनमें अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा n माइनस नंबर ऑफ चेन्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ज़रा आपने ये वाली बात याद रखनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ चेन्स कितनी है देखिएगा ज़रा। यहाँ पर n कितना आ रहा है? n आ रहा है 51 और नंबर ऑफ़ चेन्स मेरे पास कितनी आ रही हैं? 2। तो यहाँ पर मैं 51 में से 2 को माइनस करूँगा तो 49 आएगा। तो इस केस में मेरे पास इंसुलिन के केस में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? ओनली 49 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ये बात याद रखना कि लीनियर चेन का फॉर्मूला n-1 होता है लीनियर प्रोटीन के लिए, और हमारे पास मल्टीपल जहाँ पर चेन आ जाते हैं वहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। n-1 की बजाय क्या आ जाता है? n- नंबर ऑफ चेन। इसको मैं साबित कर देता हूँ, ज़रा गौर करिएगा। क्या है ये? मेरे पास एक स्ट्रेट चेन है अल्फ़ा चेन। तो अल्फ़ा चेन में क्या हो जाएगा? 21 अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पर अगर मैं n-1 करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? 21 - 1। तो यहाँ पर टोटल कितने पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे? 20। सिमिलरली ये 30 हैं तो इनमें से क्या करता हूँ? n-1 वाला रूल अप्लाई करता हूँ तो 30 - 1 इज़ इक्वल टू 29। तो यहाँ पर बीटा चेन में टोटल कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं? 29। अल्फ़ा चेन में टोटल कितने बॉन्ड हैं? पेप्टाइड बॉन्ड हैं 20। तो 20 + 29 इज़ इक्वल टू 49 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ये वाली बात आपने याद रखनी है और यही चीज़ आपने अप्लाई कर देनी है यहाँ पर हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में। मैं आपसे पूछता हूँ कि हेमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक हो गया। तो इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? तो आप क्या बता सकते हो? आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि यहाँ पर हमने क्या बात करनी है? n- नंबर ऑफ चेन्स लगाना, n- नंबर ऑफ चेन्स लगाना है। तो यहाँ पर n- नंबर ऑफ चेन का मतलब पता क्या है? यहाँ पर क्या है? 574 माइनस कितनी चेन है? 1 2 3 4। तो मैं 4 यहाँ पर माइनस कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे? 570। तो याद रखना कि हेमोग्लोबिन के अंदर टोटल कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं? 570 पेप्टाइड बॉन्ड हैं। ठीक हो गया। कैसे? चलो इसको मैं दोबारा देख लेता हूँ, इसको मैं डिटेल में जाकर स्टडी कर लेता हूँ। अल्फ़ा चेन में टोटल पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? इसमें 141 अमाइनो एसिड हैं तो मैं इसको बोलूँगा 140, क्योंकि एक माइनस कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 140, यहाँ पर 146 हैं तो बच्चे जी यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 145 पेप्टाइड बॉन्ड है और यहाँ पर 146 आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 145। ठीक हो गया। चलिए जी अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ तो आप देखिएगा 570 आ जाएंगे। 145 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 290। ऐसे ही हो जाएगा 100 100 290। ठीक हो गया जी। और अब ज़रा गौर करना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 140 + 140 इज़ इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 280। तो बच्चे जी 280 को 290 में ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 570 पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है कि पेप्टाइड बॉन्ड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास मल्टीपल चेन्स में डिफरेंट और स्ट्रेट चेन में, सिंगल चेन में डिफरेंट होता है। ठीक हो गया जी ना। अब हमने यहाँ पर बात करनी है किसकी? हेमोग्लोबिन में बात करनी है। यहाँ पर ये बात करनी है, यहाँ पर मैंने करेक्टेड किया था, दैट इज़ नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। कि यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल देकर फिर हायर लेवल पर चलता हूँ, हायर लेवल पर लेके जाता हूँ। क्या होता है जी हमारे पास ये होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों जी मुझे ये वाली बात बताओ कि ये हमारे पास है BAT बैट एंड TAB टैब। क्या ये दोनों बराबर होंगे? आप दुनिया की कोई सी भी डिक्शनरी उठा लें और उनमें इन दोनों का मतलब देखें, क्या ये दोनों बराबर होंगे? आप बोलेंगे नहीं सर ये बराबर नहीं होंगे। मैं आपसे आर्ग्यू करूँगा कि ये दोनों जो लफ्ज़ हैं वो एक ही तरह के लेटर से मिलकर बने हुए हैं तो इन्हें तो बराबर होना चाहिए, बट एक्चुअली दे आर नॉट बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुका है? सीक्वेंस जो हो चुका है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। चूँकि सीक्वेंस चेंज हो चुका है दैट्स वाई यहाँ पर मतलब बदल चुका है। एंड सेम केस यहाँ पर आता है प्रोटीन्स के साथ भी। तो प्रोटीन्स में क्या होता है हमारे पास? ज़रा गौर करिएगा। प्रोटीन्स में हमारे पास क्या चीज़ आती है? हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में। अच्छा यहाँ पर मैं दूसरी एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल देना चाहूँगा। सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल क्या है जी? ज़रा गौर करिएगा। मैं आपसे एक वाली बात पूछने लगा हूँ।
ये मेरे पास है BAT बैट, और यहाँ पर है BET बैट। क्या आप बता सकते हो कि ये दोनों बराबर हैं? ना, ये दोनों बराबर नहीं है। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए की बजाय क्या आ चुका है, ई आ चुका है, जबकि बी भी सेम है, यहाँ पर दोनों में बी सेम है, टी सेम है, टी सेम है, लेकिन यहाँ पर ए आना था, लेकिन यहाँ पर क्या आ चुका है, ई आ चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ एक जगह पर आकर एक चेंज आ गया है। इसे मैं बोलूँगा, इस तरह की म्यूटेशन को मैं बोलूँगा पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पर क्या चीज़ हो चुकी है, पॉइंट म्यूटेशन हो चुकी है। अब इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो चुका है, मीनिंग चेंज हो चुका है दोनों चीज़ों का। तो यहाँ पर भी हमारे पास हेमोग्लोबिन के अंदर भी एक एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। और एबनॉर्मेलिटी क्या है, तो ज़रा गौर करिएगा। नॉर्मल चेंज क्या होती है, ज़रा गौर करिएगा, इसकी नॉर्मल चेंज क्या होती है जी। चलो, अमाइनो एसिड हेमोग्लोबिन में हमारे पास क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन कैसे आती है जी, देखते जाओ ज़रा। पॉइंट म्यूटेशन बच्चे जी, हमारे पास ये है डीएनए। सबसे पहले नंबर पर मैं ये बात बता दूं कि दिस वन इज़ डीएनए, ये मेरे पास है डीएनए। डीएनए के ऊपर सीक्वेंस क्या है, GAG, ये सीक्वेंस है, ठीक है। और ये है, और जी के ऑपोजिट क्या है, C, यानी कम्प्लीमेंट्री C, साइटोसिन, थायमिन एंड साइटोसिन, ठीक हो गया। और जब इससे RNA बनता है तो क्या बनेगा, GAG। यहाँ पर क्या हो चुकी है, यहाँ पर बेसिकली हुई है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में कौन सा सीक्वेंस बना है, GAG बना है। और GAG को अगर आप जेनेटिक कोड वाले टेबल में देखेंगे तो ये रेफ़र करता है किसको, ग्लूटामिक एसिड को। बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि पॉइंट म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। वो चेंज क्या आता है कि लेट्स सपोज दैट ये है डीएनए, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि दिस इज़ अ डीएनए। तो बच्चे जी, डीएनए में हमारे पास गोवानिन आ गया, गोवानिन, लेकिन यहाँ पर ए आना था तो यहाँ पर क्या चीज़ आ गया, टी आ चुका है, यानी थायमिन आ चुका है। आना क्या था, एडेनिन, अब आ गया क्या है, थायमिन। इससे मैंने बोला पॉइंट म्यूटेशन। और जब यहाँ पर थायमिन आ गया है तो बच्चे जी इसके ऑपोजिट, इसका कम्प्लीमेंट्री कौन सा आ गया, एडेनिन। और जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो हमारे पास सीक्वेंस कौन सा बनेगा, GUG। हालांकि नॉर्मल क्या बनना चाहिए था, GAG बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ बन गया, GUG। और जब GUG बनता है तब हमारे पास जो अमाइनो एसिड आता है दैट इज़ वेलाइन, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जब वेलाइन आता है, व्हाट हैपन्स, हमारे पास हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और ये चेंज कहाँ पर होता है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बीटा चेन में, कहता है नॉर्मल हेमोग्लोबिन बीटा चेन में, बीटा चेन में कहाँ पर, 6th पोजीशन पर, कहाँ पर, 6th पोजीशन पर। अब ये पोजीशन क्या है, चलो जी मैं यहाँ पर बता देता हूँ पोजीशन क्या है। ये है अमाइनो एसिड नंबर 1, ये है अमाइनो एसिड नंबर 2, ये है अमाइनो एसिड नंबर 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 और ये है 7, ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक हो गया। ये चीज़ है, रिमेंबर दैट ये कौन सी चेन का स्ट्रक्चर, कौन सी चेन को मैं देख रहा हूँ, बीटा चेन को देख रहा हूँ। मैंने भी बोला कि हेमोग्लोबिन 4 चेन्स पर मुश्तमिल होते हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। तो बच्चे जी बीटा चेन में एक एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। बीटा चेन में हमारे पास नॉर्मल सीक्वेंस क्या है, वेलाइन, फिर हिस्टाडीन, तीसरे पे ल्यूसीन, चौथे पे थ्रियोनिन, पांचवें पे प्रोलिन, छठे पे ग्लूटामिक एसिड, सातवें पे ग्लूटामिक एसिड। लेकिन इस एबनॉर्मेलिटी की वजह से, इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, वेलाइन वेलाइन, हिस्टाडीन हिस्टाडीन, ल्यूसीन ल्यूसीन, थ्रियोनिन थ्रियोनिन, प्रोलिन प्रोलिन। लेकिन छठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या चीज़ आ जाती है, वेलाइन आ जाता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है, वेलाइन रिप्लेसेस द ग्लूटामिक एसिड। वेलाइन किसको रिप्लेस कर देती है, ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देती है। जब ये ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देती है, व्हाट हैपन्स, यहाँ पर हमारे पास हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, ज़रा गौर करिएगा। हमारे पास जो RBC की जो नॉर्मल शेप होती है ना, वो इस तरह की शेप होती है। ये यहाँ पर ऐसे नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इसको एंगल चेंज कर लूँ तो बच्चे जी ये ऐसा नज़र आएगा। हम इसको बोलते हैं बायकनकेव। क्या बोलेंगे जी, बायकनकेव। बायकनकेव का मतलब पता क्या होता है कि ये दरमियान में से बारीक होगा, जबकि एजिस से ये क्या होगा, ये मोटा होगा, ठीक हो गया। ये बायकनकेव आ जाती है, ठीक है। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया आ जाता है तो बायकनकेव शेप जो होती है ये चेंज होकर क्या बन जाती है,
सिकल शेप या क्रीसेंट शेप बन जाती है। दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। हम इसे क्या बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे। एनीमिया क्या होता है, खून, ठीक है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। ये खून की कमी हो जाती है किसकी वजह से, सिकल सेल की वजह से। और सिकल शेप क्यों अराइज हो जाती है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हमारे पास अफेक्ट क्या आता है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वेलाइन। ठीक हो गया ना। अब ये जो सिकल सेल होता है दैट फेल्स टू कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, ये फेल हो जाता है। दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं जी, वी नेम इट एज अ सिकल सेल एनीमिया। ऐसे बच्चों में, ऐसे लोगों में क्या होता है जी, सांस बार बार फूलना शुरू हो जाता है, ये कोई हैवी काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है जी। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द प्रोटीन इस प्रोटीन का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। बच्चे जी प्रोटीन्स की दो क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 पहली है फाइब्रस और दूसरी है ग्लोबुलर। बच्चे जी फाइब्रस की शेप कैसी होती है, फाइब्रस की शेप होती है दैट इज़ फाइबर लाइक। ठीक हो गया, ये बिल्कुल फाइबर लाइक शेप होती है जी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही आता है। ठीक हो गया, जबकि ग्लोबुलर में शेप कैसी हो जाती है, स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल, यानी ये बिल्कुल क्या हो जाती हैं, स्फीयर लाइक हो जाती हैं जी। ठीक हो गया, इसमें कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आती है, अभी हमने पढ़ा कौन सा लेवल आता है यहाँ पर मैंने लेवल पढ़ाया, सेकेंडरी लेवल पढ़ाया ना। यहाँ पर कौन सी चीज़ आ जाती है जी, यहाँ पर हमारे पास फाइब्रस में कौन सा स्ट्रक्चर आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है, जबकि सेकेंडरी लेवल आता है। ग्लोबुलर में कौन सा लेवल आ जाता है, टर्शरी लेवल आता है। ना अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास इनमें से स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप बोलेंगे सेकेंडरी। तो यहाँ पर चूँकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, फाइब्रस में सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है, दैट्स वाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो इसकी स्टेबिलिटी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है मोर स्टेबल होता है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है दे आर लेस स्टेबल। ठीक हो गया ना। अब ये स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब मैं बात करता हूँ सोलबिलिटी की, तो क्या ये सोलबल है पानी के अंदर, बिल्कुल भी नहीं, दे आर इनसोलुबल, ये पानी के अंदर सोलबल नहीं है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं पानी के अंदर सोलबल हो जाती हैं। ठीक हो गया ना, चूँकि ये पानी के अंदर सोलबल नहीं होती, ये ज़्यादा स्टेबल है और ये ज़्यादा, और ये इनके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई हम इनका रोल क्या लेते हैं, इनका रोल हम लेते हैं स्ट्रक्चरल रोल। कौन सा रोल लेंगे हम इनका, स्ट्रक्चरल रोल लेंगे। क्यों, दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं और ये पानी के अंदर सोलबल ही नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, हमारी बॉडी के जो मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं, उनके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है। आप देखें, गौर करिएगा ज़रा कि हम गोश्त लेते हैं ना, गोश्त को आप पानी में डालकर जितना मर्जी उबालें, उसका शोरबा बना लें, वो पानी के अंदर सोलबल ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो यही वजह है कि हम इनसे कौन सा काम लेते हैं, इनसे हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ताकि पानी के अंदर सोलबल ना हो। लेकिन ये जो प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, ये क्या करती हैं, पानी के अंदर सोलबल हो जाती हैं, हम इन्हें क्या बना लेते हैं, हम इनसे फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इनका काम होता है फंक्शनल रोल, जस्ट लाइक एंजाइम्स वाटर के अंदर सोलबल हैं, ब्लड के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर सोलबल हैं, एंटीबॉडीज़ ब्लड के अंदर सोलबल हैं, हार्मोन्स ब्लड के अंदर सोलबल हैं, हेमोग्लोबिन ब्लड के अंदर सोलबल है। तो ब्लड कंटेन्स वाटर, तो इनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं और इनसे हम फंक्शनल रोल प्ले करवा रहे होते हैं। ठीक हो गया, जबकि हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल कौन सी होती हैं, चूँकि ये पानी के अंदर इनसोल्युबल नहीं है और ये स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, तो कौन सी, जस्ट लाइक कोलेजन। कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, ये बात याद रखिएगा। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द एनिमल किंगडम इज कोलेजन। ठीक है, कोलेजन होता है। फिर क्या होता है, केराटिन। केराटिन आपको पता है कि कहाँ पर पाए जाते हैं, नेल्स में पाए जाते हैं, हॉर्न्स में पाए जाते हैं, बीक्स में पाए जाते हैं परिंदों के। ठीक हो गया, इसी तरीके से सिल्क फाइबर प्रोटीन, इसी तरीके से एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन टेल जो होती हैं वो हमारे पास क्या चीज़ आती हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनाती हैं। इन सब से हम स्ट्रक्चरल रोल लेते हैं जी। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ से हम एंजाइम से, एंटीबॉडी से, हार्मोन से फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर एंजाइम से हम क्या करवाते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म करवाते हैं सारे का सारा। ठीक है ना, मैंने पढ़ाया था ना ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से एंटीबॉडीज़ कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, डिफेंस में इस्तेमाल होती हैं, हमारी बॉडी का डिफेंस में। हार्मोन्स क्या करते हैं जी, ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। जस्ट लाइक अभी हमने पढ़ा इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, और हेमोग्लोबिन बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है। नाउ द लास्ट टू करेक्टर्स आर इलास्टिसिटी एंड क्रिस्टलाइन।
फाइब्रस प्रोटीन जो होती है ना, दे आर इलास्टिक इन नेचर, जबकि ग्लोबुलर जो होती हैं दे आर इन इलास्टिक, ये इन इलास्टिक होती हैं, ठीक है, ये इलास्टिक होंगी जबकि ये इन इलास्टिक होंगी, ठीक है जी, ठीक है जी। एंड द लास्ट वन इज दैट इज क्रिस्टलाइन, हम फाइब्रस प्रोटीन को कभी भी क्रिस्टलाइन नहीं कर सकते, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन को हम खास कंडीशन में जाकर क्रिस्टलाइन कर लेते हैं, ठीक हो गया। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट द प्रोटीन्स। मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन दे दिया, प्रोटीन की केमिकल कंपोजिशन बता दी, फिर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बता दिया, डिफरेंट एंड प्रोमिनेंट अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स आपको एलेबोरेट कर दिए कि उनमें हमारे पास किन चीज़ों की वजह से हमारे पास अमाइनो एसिड डिफरेंट हो जाते हैं। प्रोमिनेंट मैंने एग्जांपल्स बता दी हैं, फिर मैंने पॉलीमराइजेशन बता दिया, पॉलीमराइजेशन को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडेंसेशन होती है, दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक हो गया जी। डाइपेप्टाइड बता दिया, यहाँ पर फॉर्मूला बता दिया कि पेप्टाइड बॉन्ड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है। फिर मैंने स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन बता दी, यानी लेवल्स ऑफ प्रोटीन, मैंने क्या बताया, लेवल्स एंड डिग्रीज ऑफ प्रोटीन के बारे में बता दिया है, ठीक हो गया। इनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस कर दिया, हर एक चीज़ के बारे में। फिर इसी तरीके से मैंने इस लेक्चर में इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी बता दिया और इसके अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो भी बता दिया, कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं ये भी बता दिया। फिर हेमोग्लोबिन में बता दिया कि कितनी चेंज होती हैं, कितने यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक हो गया। और ये मैंने यहाँ पर सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस भी बता दी दोनों एग्जाम्पल से देकर। फिर मैंने यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया का स्ट्रक्चर भी बता दिया, उसकी मॉलिक्यूलर बेसिस बता दी है कि ये सिकल सेल एनीमिया कैसे आता है, पॉइंट म्यूटेशन के बारे में बता दिया, आरबीसी की शेप के बारे में बता दिया और आरबीसी की शेप के बारे में बता दिया, फिर सिकल सेल के शेप में बता दिया और फिर बता दिया प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर इनके फंक्शंस के बारे में भी बता दिया कि एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म्स को देख रहे होते हैं, एंटीबॉडीज़ हमारी डिफेंस को देख रही होती हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे क्या कर रहे होते हैं, हमारे फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं, एच बी प्रोटीन होती है, ठीक हो गया बच्चे जी। विश यू गुड लक, नेक्स्ट लेक्चर मेरा लिपिड्स का होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।